बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टुडे विद मियाँ हबीब में खुश आमदेद। नाजरीन, हालात व वाक़यात जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं, मामलात बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आलमी सतह पर भी हम देख रहे हैं कि ख़ास करके मशरक़ वस्ता में जो है वो काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं और जंग जो है वो एक बड़ी वसअत इख्तियार करती जा रही है। और बाज़ लोग तो इसे कहते हैं कि शायद तीसरी आलमी जंग की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में भी हालात बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं। आजकल पाकिस्तान में एजुटेशन का मौसम है। तहरीक इंसाफ ने 5 अक्टूबर को लाहौर में एहतजाज की कॉल दे दी है, जबकि 2 अक्टूबर को मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में और 4 अक्टूबर को जो है वो इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज करने का फैसला किया है। ये सारे मामलात किस तरफ को जा रहे हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ जमात इस्लामी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो माहदे की रूह गुरदानी के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज पर चली गई हुई है, वो भी एहतजाज कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी हुकूमत के ख़िलाफ़ कमर कस ली है। वकला के भी कोई तेवर अच्छे नहीं लग रहे। ये सारे मामलात जो हैं इन पर हम गुफ्तगू करेंगे। अपोजिशन जमातों का कोई ग्रैंड अलायंस बन रहा है और क्या एहतजाज के मकासद क्या हो सकते हैं, क्या इन एहतजाजों को किसी ताकत की आशीर्वाद हासिल है। बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात बड़ी तेज़ी के साथ उनमें इजाफा हो रहा है। तशवीशनाक अमर यह है कि पंजाबियों को टारगेट किया जा रहा है। पंजगोर बलोचिस्तान में पंजाब के इलाका शुजाबाद मुल्तान से तल्लक रखने वाले 7 मजदूरों को दीवार के साथ खड़ा करके गोलियां मार दी गई। वो खाना खा रहे थे, 2 अफराद दीवार फैलांग कर आए और उन्होंने सबको जो है वो लाइन में खड़ा करके दीवार की तरफ मुंह करने का कहा और गोलियां मारकर हलाक कर दिया। उसमें बाप बेटा भी शामिल थे और ये सारे मजदूरों का तल्लक जो है वो शुजाबाद मुल्तान से एक ही ख़ानदान से इनका तल्लक था। इसके अलावा अगर हम देखें तो बलूचिस्तान में पिछले साल से पंजाबियों को टारगेट किया जा रहा है। इस साल जो है वो पिछले 5 माह में अब तक जो है वो 30 अफराद को जो है वो मारा गया है। और पिछले साल जो है वो अक्टूबर में एक वाक़या हुआ था, वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था। देखा जाए तो पंजाब से तल्लक रखने वाले जो हैं वो अफराद और ख़ास करके मज़दूर और मुसाफिरों को जो है वो निशाना बनाया गया। मई में ग्वादर के इलाका सरबंदन में हजाम की दुकान पर फायरिंग करके 7 अफराद को हलाक कर दिया गया। अगस्त में तुरबत के इलाका मूसा खेल में मुतअद्दिद गाड़ियों को रोककर शनाख्त करके 22 अफराद को हलाक किया गया, जिनमें 17 का तल्लक पंजाब से था। इसी तरह पिछले साल अक्टूबर में ग्वादर के जिला कैच में 6 पंजाबी मजदूरों को मार दिया गया। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और आज हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में फ़ारूक बंगई साहब ने। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज़किया नगार अमजद इकबाल साहब। जी फ़ारूक बंगई साहब, ये अक्टूबर का महीना जो है ये एजिटेशन काफ़ी सारी जो है इस वक्त हमें नज़र आ रही है। एहतजाज की कॉल ना सिर्फ तहरीक इंसाफ ने दी है बल्कि कुछ और एलिमेंट जमात इस्लामी भी एहतजाज कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो है कुछ और एलिमेंट भी पर तोल रहे हैं। क्या कोई अपोजिशन का कोई ग्रैंड अलायंस बन रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब, जैसे आपने फरमाया जी, PTI के तो एहतजाजी तहरीक जारी है जी, वो मुख्तलिफ हवाले से, और जमात इस्लामी का भी ये है कि शायद वो जो वादा था वो वफा नहीं हुआ और वो बिजली के बिलों के हवाले से उनकी तहरीक जारी है। ठीक, मुजाहरे हो रहे हैं। इसमें वो कलानी भी किया है जो ख़त लिखा है कुल्ला ख़त जजेस के नाम। जी जी। तो इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी है। ठीक, ये इस वक्त अंदाज़ा ये लग रहा है कि अगर हुकूमत ने इनका कोई सदबाब नहीं किया तो उस दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है हुकूमत को और मसरूफियात बढ़ सकती है हुकूमत की, इसलिए कि बिलों का जहाँ तक ताल्लुक है या अवामी इशू है। इस किस्म के 2-3 और अगर अवामी इशू इनके हाथ लगते हैं और सारे मुतफिक हो जाते हैं तो ग्रैंड अलायंस बन जाता है, तो फिर हुकूमत के लिए इनका सामना करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और वो हुकूमत को किसी भी मुश्किलात से दो-चार कर सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी ये है कि इंटरनेशनली जब हम देखते हैं इस वक्त
इसराइल ने अपनी कार्रवाइयों का, हमलों का, दहशतगर्दी का जो है ना वो दायरा वसी कर दिया है। लबनान, यमन, सबको, मशरिक वस्ता को एक नए जंग में वो धकेल रहा है। और आपको पता है कि इस हवाले से फ़ौरन सतह पे हमारा एक्टिव रोल रहा है पाकिस्तान का, और हमसे काफ़ी तवक्कुआत भी वाबस्ता होती है जी। चाइना ने भी जामे जंगबंदी के हवाले से एक मतलब मुतालबा किया है, और चाइना के साथ आपको पता है कि हम बहुत करीब है और बैनुल-अक़वामी सतह पे काफ़ी सपोर्ट करते रहते हैं एक दूसरे को। ठीक, तो अगर हम यहाँ इंगेज हो गए, हुकूमत यहाँ इंगेज हो गई है, तो मेरे ख्याल में बैनुल-अक़वामी सतह पे ख़ासकर मशरिक़ वस्ता के हवाले से ये एक्टिव किरदार अदा नहीं कर सकती फिर हुकूमत जी। अच्छा, इसके अलावा वैसे भी अगर देखा जाए तो आपको डीजी साहब ने ISI की वो भी अभी चार्ज संभालेगी, नई स्ट्रेटेजी बनेगी थोड़ी बहुत, डिफेंस सेक्रेटरी भी नहीं आ रहे हैं, और तरक्कियाँ, तबादले और कुछ तकर्रियाँ भी जो है ना फौज में मुतवक्के हैं। तो ये महीना काफ़ी मतलब है कि गर्म भी रहेगा, लेकिन हुकूमत के लिए बहुत सख्त मुश्किलात का बायस बन सकता है। ठीक, अच्छा बंगई साहब, कहा जाता था कि हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और इंतज़ामिया एक पेज पर है। क्या यह एक पेज जो था ये डिस्टर्ब हो गया है? देखिए जी, ये तो हमेशा कहते हैं एक पेज पे हैं जी, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि सेम पेज पे होते हैं लेकिन नॉट ऑफ द सेम बुक। बुक कुछ और होती है। ठीक है, फिजिक्स के 45 सफ़े पे होते हैं, केमिस्ट्री की कोई 45, कोई मैथ्स के 45 सफ़ा पे होता है जी। कभी कभी ये भी हो जाता है, पेज वही सेम होते हैं, वो दिखाते सेम पेज है, नंबर एक होता है जी जी, लेकिन बुक डिफरेंट हो जाती है बाज़ वक़्त। लेकिन मेरे ख्याल में ये अगर इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरा जो मुझे महसूस होता है ना वो दहशतगर्दी का है। ग्रैंड अलायंस, हंगामे, मुजाहरे और इस किस्म की एजुटेशन के दौरान खुदा न ख्वास्ता अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदार तो हुकूमत होगी, जाहिर है। हुकूमत की जिम्मेदारी है लाइन आर्डर की सूरत हाल को दुरुस्त करना, हुकूमत की जिम्मेदारियाँ होती है। तो हुकूमत में जिम्मेदारी, बारी जिम्मेदारी आयद होती है। तो इससे बचने के लिए, इससे पहले कि आखिर में फिर कुछ हिकमत अमली तय करे, पहले से इनको सोचना चाहिए। डायलॉग के जरिए किसी और हवाले से अगर हो सकता है। जहाँ तक दीगर इदारे आपने बता दिए, वो तो अपने अपने एक डोमेन में काम कर रहे हैं ना, वो तो आकर के रोक नहीं सकते। अदलिया तो नहीं आ सकती कि कह दे कि जी आप ये, कोई इसके पास जाएगा तो उसने रूलिंग देनी है सही, कि कह दे कि नहीं जी हम यहाँ पे आपको लोगों को रोक रहे हैं, आप डी चौक ना आए। लेकिन बाकी अदारे जो हैं उनका तो बड़ा इफेक्टिव रोल है, मसलन इंतज़ामिया का, इस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का। तो अगर वो एक पेज पर नहीं होंगे तो ये फिर कैसे मामला चलेंगे? सर पेज का मतलब ये है कि अब देखें हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी है, ये सब का मामला है जी, और ये इनका अपना काम है ये। ठीक, फौज देखिए जो कुछ अभी आपने खुद वज़ीर आज़म साहब ने एतराफ़ किया है कि आर्मी चीफ साहब की वजह से हमें ये जो कर्ज मिला है जी, तो फौज तो जहाँ तक कर सकती है वो करती है, लेकिन कुछ इनकी भी जिम्मेदारी, सियासी मसाइल का हल तो इनका काम है ना। सही, पार्लियामेंट इनके पास मौजूद है, कमेटियां हैं, वो कमेटी में लोग शामिल हैं, उनके साथ बातचीत करें, पार्लियामेंट के सतह पे कोई राह हमवार करे और इस मामले को आगे ले चले। ठीक, अभी तो हम सियासत पर बात कर रहे हैं, लेकिन अगले सेगमेंट में हम जो है वो दहशतगर्दी पर बात करेंगे। इस वक्त जो है हम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर, और अचानक ये जो एजिटेशन का मामला आ गया है और काफ़ी हमें नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो भी एजिटेशन की तरफ जा रही है, और इसके अलावा जो है वकला भी और जमात इस्लामी भी जो है वो एहतजाज कर रही है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अमजद इकबाल साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज़किया नगार हैं। वेलकम जनाब अमजद इकबाल साहब। अमजद साहब ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त अचानक एहतजाज शुरू हो गया है, इसको किसी की आशीर्वाद हासिल है? ये इसके मकासद क्या हो सकते हैं, इसके असरात क्या मरतब होंगे? बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, पहले तो आपका कि आपने मौका दिया। दूसरी बात ये कि ये जो एहतजाज का सिलसिला ये अचानक तो शुरू नहीं हुआ, आप जानते हैं ये काफी अरसे से ये PTI इसके लिए एहतजाज के लिए कोशिश कर रही है कि एहतजाज के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें तो इसकी इजाजत नहीं दी जा रही थी। पिछले कोई 1.5 साल से उन्हें इजाजत नहीं थी, ना उनका कोई जलसा उन्हें दिया जा रहा था, ना जुलूस निकालने की इजाजत थी, ना कहीं उनको एहतजाज करने की इजाजत थी। ये जलसों से काम शुरू हुआ है, ये किसने उनको ये राय दी? और
मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये कोशिश तो बड़ी देर से कर रही थी, लेकिन चूंकि आप देख रहे थे कि जी कि वो कामयाब नहीं हो पा रही थी उसमें, लेकिन अब उनको जो जलसों की इजाजत देने के हवाले से सबसे पहले तो पिंडी में इजाजत मिली, फिर लाहौर में मिली इजाजत, और लाहौर और पिंडी में जिस तरह के इस्लामाबाद में जो जलसा हुआ था वो भी आपने देखा, और लाहौर में जिस उनके जलसे के साथ जो सलूक हुआ वो भी आपने देख लिया था। अब जो उसके बाद जो दोबारा से जब रावलपिंडी में जलसे की कॉल दी गई, लेकिन फिर उसको वापस लेकर एक एहतजाज किया गया, और उस एहतजाज को आप इतना मुअस्सर एहतजाज तो नहीं कह सकते। मेरी तो राय ये है कि ये सिर्फ इस तरह से कि इसको, चूंकि पीटीआई एक एहतजाज के मूड में बहुत देर से है और वो करना भी चाहती है, और उसका एक ही मुतालबा है कि उनकी कायद को, उनके लीडर को, उनके बानी को रिहा किया जाए। उसके अलावा तो उसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती पीटीआई के एहतजाज में। लेकिन बात यह है कि अब हुकूमत शायद ये समझती है, या जिनको तरफ आपका इशारा वो ये समझते होंगे कि अब वो जोर टूट चुका है जो पहले खतरा था जिसका, कि अगर पीटीआई को इजाजत दी गई एहतजाज की तो वो कहीं दोबारा से उस तरह से बदअमनी की तरफ ना बात चल निकले, या उसको आप ये कह सकते हैं कि कोई इंतशार की तरफ ना चली जाए बात। लेकिन अब हमने 2 जलसे देख लिए कि उसमें स्वाय तकरीरों के, वो एक बड़ी अच्छी बात भी है, इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि पुरअमन जलसे हुए, और पुरअमन जलसे या पुरअमन एहतजाज जो होता है उसका तो हक होना भी चाहिए, और तमाम सियासी जमातों को, तमाम लोगों को, तमाम तबकों को इसकी इजाजत कानून के दायरे में रहते हुए होनी चाहिए, और उसी तरह की इजाजत दी जा रही है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अब पीटीआई की क्यादत की, जो इस वक्त क्यादत मैदान में है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसका जो लहजा है, उसकी जो गुफ्तगू है, और जिस तरह के वो बयानात दे रहे हैं, वो काबिल कबूल हो सकते हैं। उसमें आप ये देखिए कि उसमें कोई उस तरह का, जिस तरह का पहले जो तलखी थी, जिस तरह का हमारे सामने हमने देखते रहे हैं, तो जो अंदाज था, जो स्टाइल था, वो अब नहीं है उस तरह का। तो इस तरह के एहतजाज को ठीक है, वो उससे आहिस्ता आहिस्ता वो एक, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस तरह के एहतजाज की इजाजत देने से वो जोर, जो आप जो जोश कह सकते हैं, वो मजीद ठंडा पड़ता जाएगा। ठीक। अच्छा अमजद इकबाल साहब, ये बताइएगा कि क्या कोई अपोजिशन का कोई ग्रैंड अलायंस बन सकता है? जो मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी जो है वो भी आजकल काफ़ी तहरीक इंसाफ के करीब भी जा रही हैं, और उनके प्रोग्राम से भी इत्तेफाक करती हैं। सारे लोग जो हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो रहे हैं। क्या कोई ग्रैंड अलायंस बन सकता है? देखिए, जहाँ तक जमात इस्लामी का ताल्लुक है, तो जमात इस्लामी की अपनी पिछले कई साल से आप देख लीजिएगा, उनकी सियासत एक अपनी सियासत है और एक अपने अंदाज से वो सियासत कर रही है। उसमें वो अभी तक भी, जितने भी उनके अभी धरना हुआ था उसमें भी देख लें, और उससे पहले जो कराची में जो एहतजाज हुआ उसको भी देख लें, लाहौर में जो हुआ, वो बड़ा एक पुरअमन मुनज़्ज़म सा, और वो हुकूमत के खिलाफ नहीं होता, वो इश्यूज के ऊपर होता है उनका एहतजाज। और इसमें भी आप देखिए अभी उनका जो, नहीं सॉरी टू से, हुकूमत के खिलाफ नहीं होता, वो तो बिजली के बिलों पर जो है वो हुकूमत के खिलाफ ही तो कर रहे हैं कि आप उन्हें, आप आवाम को रिलीफ दें, और वो तो कहते हैं जी कि हमारे साथ जो वादा किया गया था वो इफा नहीं हुआ, उस पर अब हम दोबारा एहतजाज कर रहे हैं। जी, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए उनके एहतजाज में और दूसरी किसी भी जमात के एहतजाज में फर्क ये है कि वो करना तो हुकूमत के खिलाफ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कहना चाहिए कि हुकूमत से ही मुतालबा करना, लेकिन वो अवाम के लिए कर रहे हैं ना, अवाम को हक मिलना चाहिए, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। अभी जो बात हो रही है वो यही है कि जो हमारे साथ एक मुआहदा हुआ था हुकूमत का कि जी हम बिजली को सस्ता करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, और बाकी जो रिलीफ देने की बात थी उसके लिए दबाव बढ़ाया जाएगा हुकूमत के ऊपर। लेकिन जो जमात इस्लामी है ये कभी भी हुकूमत गिराने के लिए एहतजाज नहीं करती। देखिए, ये एक अपनी अपनी सियासत का अंदाज है, अपने अपना एक उसको कह सकते हैं, आप उसको जिस तरह से मर्जी लगा लें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा पॉजिटिव अंदाज है, और जमात इस्लामी इस वक्त भी यही चाह रही है। अभी देखिए ना, इसमें एक चीज तो ये है, अभी IPPs के साथ हुकूमत की जो बातचीत चल रही है, उसमें अगर 15 दिन में, महीने में अगर वो कामयाब हो जाती है, उसमें उनको उनके मुआहदे जो उन पर नजरसानी के ऊपर, तो ये जमात इस्लामी की भी कामयाबी होगी ना। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि जमात इस्लामी हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत गिराने के लिए
यानी मैं हुकूमत के खिलाफ नहीं, चलो इसको इस तरह करें, हुकूमत गिराने के लिए किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनेगी तो जमात इस्लामी कभी भी नहीं बनेगी। दूसरी बात रह गई पीटीआई तो ये चाहती है कि हुकूमत गिरे, पीटीआई तो चाहती है कि दोबारा इलेक्शन हो। पीटीआई का अपना एक अंदाज है और वो उसका जो अंदाज है वो है एहतजाज। वो आप उसको ये कह सकते हैं कि इंतशार भी पैदा करके कर सकते हैं, यहाँ पे बदअमनी पैदा करके कर सकते हैं और किसी भी तरह से कर। तीसरी बात जो पार्टी आपने जिक्र किया वो है मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी JUI। मौलाना फजलुर रहमान किस एजेंडे पर हैं? मौलाना फजलुर रहमान हमेशा से अपने एजेंडे पर होते हैं जी, उनका अपना एजेंडा होता है। उनके मुतालबात अगर मान लिए जाएं तो वो जिधर से मान लिए जाएंगे। नहीं, क्या उनका अब मुतालबा क्या है कि उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए? मियां साहब आप बड़ी भोली बातें करते हैं, आपको पता ही है जो उनका जो एजेंडा है और वो जो चाहते हैं वो देखिए एक चीज। नहीं, वो तो कह रहे हैं जी नए इलेक्शन करवाएं, ये इलेक्शन ही दुरुस्त नहीं हुए, वो उनका तो कोई इस वक्त मुतालबा नहीं है। बात ये है ना कि अगर फर्ज करें वो ये मुतालबा करेंगे तो जब आप कोई बड़ा मांगेंगे तो छोटा कुछ मिलेगा ना जी उसमें। तो ये एक उनका मुतालबा हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कहते रहेंगे जी कि अब जो भी हो गया जी, चाहे 45 की हुकूमत थी या 47 की हुकूमत थी, लेकिन अब यही हुकूमत है। ये भी मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था ना, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा था। उन्होंने कहा जी अब इसी से काम चलाना होगा। अब मामला ये है कि वो मुतालबात की बात है कि जी कि वो हुकूमत से क्या चाहते हैं। फर्ज करें वो गवर्नरशिप चाहते हो खैबर पख्तूनख्वा की, वो चाहते हो कि जी कि उनको कोई हुकूमत के अंदर कोई एडजस्टमेंट उनके 2-3 वज़ारतें मिल जाए उनको। वो ये चाहते हो कि जी कि उनको लोगों को फंड्स दिए जाएं, ठीक है ना। तो और वो अपनी कुछ पसंद की जो तरमीमी जो आईनी पैकेज जो लाने की कोशिश की जा रही है उसके ऊपर वो अपनी पसंद की उसमें कोई तरमीम शामिल करवा ले। मतलब ये मुतालबा तो उनके हो सकते हैं, लेकिन वो देखिए उनके जरदारी साहब के साथ, उनके मियां नवाज शरीफ के साथ लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन वो उनके खिलाफ इस हद तक कभी भी नहीं जाएंगे कि वो हुकूमत गिराने के लिए निकल खड़े हो। ठीक, अमजद इकबाल साहब हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त टाइम हुआ है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। नाजरीन थोड़ी देर बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है राना मोहम्मद अरशद साहब ने, नायब सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, रुकने पंजाब असम्बली हैं। वेलकम राना साहब। जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा राना साहब थैंक यू। इस वक्त जो सूरत हाल है, एक तरफ तहरीक इंसाफ इख्तिजाज पर है, जमात इस्लामी इख्तिजाज पर है, मौलाना फजलुर रहमान भी जो है वो उनके कोई तेवर अच्छे नहीं लग रहे, उन्होंने कमर कस ली है और वकला भी जो है वो पर तोल रहे हैं। तो क्या ये जो कहा जा रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, इंतज़ामिया और हुकूमत जो है वो एक पेज पर है, क्या ये पेज डिस्टर्ब हो गया है जिसकी वजह से ये सारे इख्तिजाज हो रहे हैं और ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मियां हबीब साहब, मैं आपका मशकूर हूँ आपके चैनल का, और माशाल्लाह आपके साथ बंगे साहब और अमजद इकबाल साहब बड़ा सीनियर पैनल मौजूद है। तो मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि यही तो खूबसूरती है जमहूरियत की जी, कि एहतजाज भी हो रहा है, गवर्नमेंट काम भी कर रही है, IMF के एग्रीमेंट जो है वो भी एक्सेप्ट हो रहे हैं और कामयाबी के साथ प्रोग्राम भी आगे चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो UN में जाकर तकरीर भी कर रहे हैं, कश्मीर का, फलस्तीन और लबनान की। तो मैं समझता हूँ कि ये साथ साथ चीजें चलती हैं जी, और अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम तरह हालात के बावजूद कि 8 फरवरी के इलेक्शन में जिस तरह के नतायज हमारी मेहनत या कोशिश थी हमें वो नहीं मिले। मैं खुद पॉलिटिकल वर्कर हूं, तो मैं समझता हूं कि अब दाएं बाएं से जो आवाजें आती हैं, हमारे काफी दर्जनों MNA MPA थे कि जो बिल्कुल जीते हुए थे और मोस्टली विनिंग पोजीशन में थे और उनकी जीत भी डिक्लेयर हुई, लेकिन 1-2 दिन में उनके रिजल्ट जो थे वो जैसे भी दाएं बाएं हुए वो डिस्टर्ब हुए। और जो फजलुर रहमान साहब ने बात की गंडापुरी साहब के मुतल्लिक, तो वो भी चीजें सब सामने हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब क्योंकि बड़ी फहम फरासत रखते हैं, और मुझे मौलाना रसूलुल्लाह साहब याद आते हैं कि जब 12 अक्टूबर 1999 को कू हुआ, तो उसके बाद फिर जब आस्ता आस्ता हमें
जेलों से फरागत मिली तो हमने होश संभाला, तो फिर मौलाना फजल रहमान की जगह पे नवाबदार रसूला साहब होते थे जिनका बड़ा किरदार था। उन्होंने मुस्लिम लीग नून और ये पार्टी को इकट्ठे किया था जमहूरियत के लिए। तो वो मियां साहब आपके भी सामने है, अमजद इकबाल साहब के भी सामने है, वो एक स्नैप का रूप है, वो टाइम लिखा गया। आज फजलुर रहमान साहब जो है काबिल एहतराम, लेकिन मैं समझता हूं कि जब वो मुसफ्दे की बात करते हैं कि हमारी टीम बैठ गई है और वो तैयार कर रही है, और साथ वो ये भी कहते हैं कि पीटीआई की भी टीम बैठ गई है मुसफ्दे के लिए, तो इसका मतलब है कि मुसफ्दे पे वर्किंग तो हो रही है जी। और अगर मुसफ्दा अमेंडमेंट्स बिल्कुल गैर कानूनी है, असेंबली गैर कानूनी है, तो फिर किस चीज का मसफ्दा, किस चीज की तैयारी? क्योंकि अब आवाम तमाम चीजों को बड़ी डीपली देखती भी है, चेक भी करती है। तो इसलिए मैं समझता हूं रावलपिंडी का एहतजाज हो या दूसरा, आपने लाहौर वाला जलसा भी देख लिया है। अब तो वो 5 को फिर वो कह रहे हैं जी कि लाहौर में हम एहतजाज करेंगे, 2 तारीख को जो है फैसलाबाद, मियांवाली और बहावलपुर में एहतजाज होगा, और 4 को जो है डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज होगा। मियां साहब मैं समझता हूं कि जब आपको पता है जी आप है बिजली का बिल ये आपने जमा नहीं करवाना जी, फलां डेट फलां 8 को लाहौर ब्लॉक होगा, लाहौर के रास्ते जाम होंगे, नहीं एंट्री होने देंगे, 2 दिन बाद फैसलाबाद बंद होगा, 4 दिन बाद मुल्तान बंद होगा। तो उनका पुराना मंशूर है, उनका पुराना, क्योंकि वो एक एजेंडे पर, मैं समझता हूं कि वो मुल्की एजेंडे पर कम, वो गैर मुल्की एजेंडे पर ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि उनका तो जो डिजिटल मिडल सोशल मीडिया, वो भी जो हसन राव साहब ने कही, वो तो जाहिर है अमेरिका या लंदन या आउट ऑफ कंट्री से ऑपरेट होता है, तो फिर जाहिर वो ताने बाने तो मिलते हैं। सही। पाकिस्तान की बात करें, आप देखें ना, हमारे ऊपर 100 दफा वो तनकीद करें, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट का कंपैरिजन मियां साहब उन्होंने करना है खैबर पख्तूनख्वा से। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारे अच्छा राणा साहब आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और आपने जो है पंजाब को खैबर पख्तूनख्वा के सामने ला खड़ा किया, और ऐसे लग रहा है जैसे दोनों सूबों की क़यादतें जो हैं वो कोई जंग लड़ रही हैं। इस पर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले अमजद इकबाल साहब से हम जान लें। अमजद इकबाल साहब, तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है, और आज का लीडर बने हुए हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो कहते हैं जी कि अब इनकलाब का वक्त आ गया है, और क्या कोई तहरीक इंसाफ जो है कोई इनकलाब बर्पा करने जा रही है? कोई ऐसी सिचुएशन है? देखिए, बात यह है कि इनकलाब तो आपने 2-3 दिन पहले देख लिया था, आपने जब वो वापस चले, बुरहान इंटरचेंज से खुद ही वापस चले गए थे जी। और अगर वो कोई इस तरह का कोई उनका मंसूबा होता अमली तौर पर, तो वो वहां से वो वापस ना जाते, वो आगे आते और रावलपिंडी में आकर वो एहतजाज करते, लेकिन वो नहीं आए, वापस चले गए। बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने तसादुम की राह इख्तियार नहीं की। वो वज़ीर आला भी हैं एक सूबे के, और लेकिन उसके साथ साथ हम ये भूल जाते हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई के सदर भी हैं। उन्होंने अपने लोगों को, अपने कारकुनों को जवाब भी देना होता है कि आपने क्या किया, क्योंकि वहां पे आपको याद होगा कि बाकायदा कारकुनों ने धरना दिया था और उनके खिलाफ नारे लगाए थे कि आप ये एहतजाज खत्म करके वापस क्यों जा रहे हैं, और उसके ऊपर गौहर साहब को मुदाखलत करना पड़ी। फिर वो स्वाति साहब ने मुदाखलत की और उन्होंने लोगों को समझाया कि नहीं, वो वज़ीर आला ने जो फैसला किया है उसको आप तस्लीम करें और वापस जाएं। अब मामला ये है कि अपने लोगों के अंदर, अवाम के अंदर, अपने हमायतियों के अंदर उनको अपनी साख भी बहाल रखनी है, तो वो इस वजह से ये थोड़ी सी सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप उनके, अगर आप प्रैक्टिकल को देखें, उनके अमल को देखें, तो वो तो नहीं लगता किसी तरह से कि कोई इंतशार, कोई अमली तौर पर भी वो चाहते हैं। ठीक है, सियासत है, वो कर रहे हैं, करते रहे, लेकिन उनको ये ख्याल करना चाहिए। अब जो इस हवाले से पंजाब की हुकूमत ने भी, इधर से मरियम नवाज साहिबा भी उनके ऊपर बड़ा तनकीद करती हैं, बड़ा, और या उसके वज़रा पंजाब के करते हैं उनके ऊपर, और उसका वो जवाब भी दे देते हैं आगे से। लेकिन इसको थोड़ी सी, मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की इल्जाम की सियासत से निकलकर अवाम की सियासत करनी चाहिए।
इल्जाम से की बजाय वहाँ पे कारकर्दगी दिखाएं। पंजाब की हुकूमत भी थोड़ा सा उधर से हाथ हल्का करे उनके ऊपर तनकीद करने से और उनको निशाना बनाता है। लेकिन इस वक्त मियां साहब असल में प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त आज जब हम बात कर रहे हैं हुकूमत के पास या अपोजिशन के पास, हुकूमत के पास तो हुकूमत है, वो तो ये कह सकते हैं कि जी कि हमारे पास हमने IMF का प्रोग्राम ले लिया, हमें आज सरमायाकारी आने वाली है। अभी जैसे अभी राना अर्शद साहब बात कर रहे थे पेट्रोलियम की कीमतें मुसलसल तीसरी बार कम हुई, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ऊपर जा रही हैं, लेकिन आपने 2 रुपए ही सही लेकिन कीमत कम की। लेकिन इस वक्त हुकूमत के पास तो ये सारा कुछ थोड़ा बहुत जितना भी आप कह सकते हैं मौजूद होगा, लेकिन अपोजिशन के पास किस चीज के ऊपर इस वक्त वो करें ये अगर जाती जो एक दूसरे के ऊपर अटैक है उसके अलावा उनके लिए उनके पास एजेंडे के तौर पर, जैसे मैंने शुरू में बात की थी पहले कि जैसे देखिए ना जमात इस्लामी एक बात कर रही है, वो कह रही है कि जी बिजली सस्ती होनी चाहिए। तो इसके ऊपर आप मुझे बताएं कि कहाँ पे सियासत होती हुई नजर आ रही है आपको PTI की सियासत में? अवाम को रोटी मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, आपको कहाँ पे नजर आता है कि जी के PTI ये मुतालबा करती है? उनका तो मुतालबा ही एक होता है कि जी उनकी क़यादत को रिहा किया जाए। अब इसमें अब गर्मी पैदा करने के लिए, इसमें जोश पैदा करने के लिए और अवाम के अंदर एक बेयकीनी पैदा करने के लिए जरूरी है कि आप एक क्लैश की, आप टकराव की सियासत का एक तासर जरूर दें। आप ना भी जाए उस पर, लेकिन तासर जरूर दें। उससे होता एक फायदा तो ये होता है कि जो हुकूमत के जो पॉजिटिव अहकाम होते हैं उनकी। अच्छा अमजद साहब, सॉरी टू से मैं जरा राना अरशद साहब से पूछ लूं, आपने टकराव की बात की है। राना साहब, टकराव में तो कोई भी पीछे नहीं है, वैसे लग रहा है पंजाब भी ललकारे मार रहा है और खैबर पख्तूनख्वा भी ललकारे मार रहा है, और दोनों सूबों के जो वज़रा आला हैं, जो क़यादतें हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ जो है वैसे लग रहा है जैसे किसी जंग की तैयारियां कर रहे हैं। हम पंजाब वाले कहते हैं जी कि हम इन्हें अटक पार नहीं करने देंगे और अगर ये पंजाब में आए तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और दूसरी तरफ वो खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत कहती है जी कि ये 1 गोली चलाएंगे तो हम 10 गोलियां चलाएंगे, और अगर ये अब पंजाब पुलिस हमारे हथे चढ़ गई तो हम इनको वहां ले जाएंगे। तो ये सारे मामला तो जो हैं ये तो तकसीम दर तकसीम की तरफ जा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, पंजाब को और खैबर पख्तूनख्वा को लड़वाना चाहते हैं? मियां साहब नहीं, हक़ाइक़ जरा थोड़े से मुख्तलिफ है। जब स्वाबी में जलसा होता है जी, और वहां पर जो अलकाबात जो तकरीरें हुई हैं वो आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी यार। हम तो खैबर पख्तूनख्वा वालों को अपने भाई बच्चों को अपने अजीज समझते हैं, और वहां का एक जिम्मेदार आदमी जब तकरीर करता है तो जो उसके अल्फाज थे कि मैं जाऊंगा, तो शायद वो अपनी को फैमिली की बात कर रहा था कि बारात लेके आना या जाना है। तो फैमिलियों में होती है शादियां बरातें, हमें क्या अच्छी बात है। कोई चीफ मिनिस्टर कोई ऐसे अल्फाज कहता है जो गैर अखलाकी हो, जब हम किसी की तज़हीक करेंगे वो हुकूमत में हो वो। अच्छा नहीं, देखिए अपोजिशन को तो लड़ाई सूट करती है, लेकिन आपको तो होशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। जी होशमंदी की मियां साहब आप लिखें जी, होशमंदी का तो मुजाहरा किया कि वो जलसा लाहौर में होता है और लाहौर में लोग मिलते नहीं, 2600 कुर्सी लगाते हैं और गंडापुरी वहां से आता है, क्रेने साथ लाता है, क्लाशों को फिर पकड़ी हुई है जैसे शुमाली वज़ीरिस्तान में है, और फिर लाहौर मरीज की आके गाड़ियां तोड़ता है। मियां साहब मुझे बताएं कौन सा कानून इजाजत देता है, मैं MP मिनिस्टर हूं या चीफ मिनिस्टर, बंदूक पकड़ के गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं? इससे बड़ी गुंडागर्दी, बेशर्मी, बेहयाई हो नहीं सकती। अच्छा नहीं, सवाल बड़ा आपका बड़ा अहम है, लेकिन मेरी राना साहब मेरी बात सुने। बात यह है कि फिर मैं यही कहता हूं, क्या इस इख्तिजाज और ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जो जारहाना मूड है, इसके पीछे किसी ताकत की आशीर्वाद हासिल है? ये कहीं से इशारा हुआ है? ये अचानक क्यों ऐसा माहौल बनाया जा रहा है या बन रहा है? नहीं मियां साहब, मैं नहीं समझता। को अक्लमंद आदमी हो तो मैं समझू किसी के इशारे पे चल गया है। अच्छा, वो जो शायद पुरी साहब हैं, जो उनके मिनिस्टर शकील खान साहब थे, जब उन्होंने कहा कि ये मिनिस्टर काम को नहीं करता, चीफ मिनिस्टर और सिर्फ करप्शन कर रहे हैं, तो उसको वजारत से फारिग कर दिया। फिर आतिफ खान ने बात की कि शकील खान तो एक शरीफ और जेंटलमैन सीनियर आदमी है, तो उससे भी इस्तीफा ले लिया। उनकी तो
आपस की लड़ाई की है। और रावलपिंडी जिस तरह वो एंट्री कर रहा था, सरकारी गाड़ियां, क्रेने, क्लाशोकोफे, ये कहाँ का माशरा, कहाँ का एहतजाज, ये है नूरी नट स्टाइल, ये अदम इस्तेहकाम और फितना फैलाने की एक कोशिश है। अदरवाइज जलसा लाहौर में किया, एक नहीं 10 कर ले। मियां साहब, आपको नहीं पता कि वो कितनी कुर्सियां थी, किसने नहीं तो आप उन्हें इजाजत नहीं दे रहे ना जलसों करने की। वो तो कह रहे थे हमें पिंडी में जलसा करने दें, हम इख्तिजाज नहीं करेंगे। जब आपने इजाजत नहीं दी तो फिर वो इख्तिजाज पर आए ना, और आप भी वो कह रहे हैं हमें जलसों की इजाजत दें, लेकिन आप नहीं दे रहे। मियां साहब, तो ये लाहौर में खुदाना खास्ता माजरे से जलसा नहीं था तो क्या मैं अल्फाज मैंने कुछ नहीं, वो कह रहे हैं कि जी हम मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करना चाहते हैं, हमें मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत है। पाकिस्तान मीनारे पाकिस्तान की ग्राउंड छोड़ के मीनारे पाकिस्तान के ऊपर कर ले यार, लोग तो लाए ना, लोग घर से ना निकले। मुझे बताएं कि मैं खुद उस दिन रिंग रोड से मैं कसूर गया हुआ था, मैं 5:15 5:30 उधर खड़ा होकर देखता रहा हूं, किसी नाके पर उनको रोका नहीं गया। उनके 30 एमपीए या टिकट होल्डर लाहौर से थे, 14 एमएनए के थे, और जो आ रहा था किसी के साथ 5 कारें थी, किसी के साथ 2, किसी के साथ 50 लोग थे, 20 लोग थे। मियां साहब, लाहौर से कितनी गिरफ्तारियां हुई आप मुझे बता दें। कहने और करने में बड़ा फर्क है। अच्छा राणा साहब, आपकी ना आवाज कट रही है। अच्छा राणा साहब, आप राणा साहब आप थोड़ा सा सांस भी ले लें, और आवाज भी आपकी कट रही है, इसको थोड़ा बेहतर करें। जी नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है कि छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सियासत पर बहुत गुफ्तगू हो गई, लेकिन हम इस वक्त बात करना चाहते हैं बलूचिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी के हवाले से, और ख़ास करके जो पंजाबियों को जो है शिनाख्त करके मारा जा रहा है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले फ़रूक बंगई साहब से। जी फ़रूक बंगई साहब, ये जो दहशत गर्दी हो रही है और इन वाक़यात में काफ़ी तेज़ी आ गई है, ये सारे ये क्या है, ये क्यों कर जो है अचानक दहशत गर्दी में इजाफा हो गया बलूचिस्तान में, और पंजाबियों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये साहब, इस वक्त बात यह है, आपने फिगर बता दी जितना जो कुछ हुआ है गुज़श्ता दिनों। अभी 1 महीने पहले कुछ हुआ था, और 1 महीना पूरा नहीं हुआ। पिछले 5 माह में जो है 30 लोग जो है। नहीं सर, 29 को हो गया ना ये, और पिछला 26 अगस्त को हो गया था। ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूँ कि पिछले 5 माह में जो है, इस साल के पिछले 5 माह में जो है वो तकरीबन 30 लोग जो है वो मारे गए। अच्छा, अब इसमें पिछले साल जो है वो 7 लोग मारे गए थे। 2 बुनियादी चीजें, एक तो यह है कि तेजी क्यों आई है। हाँ। वो ये है कि इनके टेक्निकल जो मेथड है वो चेंज हुआ। खुदकुश बम्बार भी इन्होंने भर्ती करना शुरू कर दिए, खवातीन को भी भर्ती कर रहे हैं, IEDs जो है ना उसके हवाले से भी ये कर रहे हैं, ब्लास्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जदीद कैपेबिलिटी इनको मिल गई है, और अंडर मतलब है कि 30 ये भर्तियाँ मुसलसल करा रहे हैं। चूंकि इनका जो है ना कैपेबिलिटी बढ़ गई, यही वजह है कि इनकी जो है ना तेजी आई है इनकी कार्रवाइयों में। इंस्टॉलेशन को निशाना बना रहे हैं, ये दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस को भी निगाह बना रहे हैं, और आम जो है ना दहशतगर्दी भी के वारदातों में इजाफा हुआ है। ठीक, अच्छा खान साहब, ये BLA के पास जदीद असला आया कहाँ से? कहा जाता है कि अमेरिका का छोड़ा हुआ असला अफगानिस्तान में जो था वो तालिबान से इन्होंने लिया है। मियां साहब, इसकी कोई मतलब गैर जानिबदार तरह से कोई तस्दीक नहीं हुई है। अलबत्ता एक चीज़ है जिसके बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है कि जिस वक्त ये अमेरिकन जा रहे थे तो अशरफ गनी इंतजामिया के जितने भी लोग थे असला तो उनके पास था, और उनको पता भी चल गया था कि यही कुछ होने वाला है, क्योंकि हम तो भाग रहे हैं। तो उन्होंने कुछ असला और इधर उधर चीज़ें भेजी थी, उनके वजह से इनके हाथ लग गया होगा। तालिबान की अभी तक गैर जानिबदार जरा ने कोई तस्दीक नहीं की है। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज है कि पंजाबी निशाना क्यों, पंजाब से ताल्लुक रखने वाला भाई जो है निशाना, और मजदूर आदमी क्यों निशाना बन रहा है? अच्छा, वो ये होता है कि इतने एक डायमेंशन में एक सिग्नल होता है, और वो प्रोवोक करना होता है जी, और ये प्रोवोक करते हैं, चैलेंज करते हैं, और उस इतने के हवाले से और लोगों को और इंतजामिया को भी और एस्टेब्लिशमेंट को ये प्रोवोक करने वाली बात है जो कर रहे हैं। आप देखिए, एक चीज बहुत मजा का हेज है कि वहां के एक तर्जुमान ने बताया कि ये मजदूर रजिस्टर्ड नहीं थे 7। अब मुझे बताएं कि किसी सूबे में मुझे आपको जाते हुए अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा? क्यों हम रजिस्टर कराएंगे? हम इस मुल्क के शहरी नहीं है। दूसरी चीज ये है, जो रजिस्टर्ड है गैर मुल्की,
उनके साथ जो कुछ हुआ वो आपने क्या कर दिया। दूसरी बात यह है कि आज वो उस्मा बुखारी साहिबा ने जो है ना इस हवाले से काफ़ी अच्छा जवाब दिया है कि ये खून इतना सस्ता नहीं है, और पंजाबी का हुकूमत बलूचिस्तान बताए कि पंजाबियों का खून कब तक बहता रहेगा। उसने हुकूमत से मुतालबा किया है। ये ट्यून में जिस ट्यून में बात की है बहुत अच्छा है, जब आप उससे पूछोगे तो वो कुछ करेंगे ना। अच्छा, चले राना रशीद साहब से पूछते हैं। जी राना साहब, बलूचिस्तान में आपकी इत्तेहादी हुकूमत है, वफाक आपके पास है, पंजाब आपके पास है, ये जो कुछ हो रहा है ये ख़ास करके बलूचिस्तान में पंजाबियों को टारगेट किया जा रहा है, ये क्या अज़ाइम क्या है, क्या समझते हैं आप? और अभी तक जितने वाक़यात हुए हैं किसी का कोई सुराग नहीं मिला, अभी तक कोई मुल्ज़म नहीं पकड़े गए, पिछले साल से वहाँ जो है पंजाबियों को टारगेट किया जा रहा है। जी मैं ऐसा समझता हूँ जिस तरह बंगिश साहब ने बात की कि वहां पर जो लाकानूनियत है और जो सुरंगें लगी हुई हैं, जो उस इलाके और उस मुल्क की तरक्की को दीमक की तरह चाट रहे हैं, उनके अज़ाइम जो है वो कोई नए ग्रुप नहीं है, वो पुराने ग्रुप हैं। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहादी होने के नाते जब प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ दिन पहले गए थे और फिर उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर गए थे, तो हमारी कोशिश भी है, और जो चीफ मिनिस्टर की इस्लामाबाद में मीटिंग हुई तो ये तमाम चीजें डिस्कस हुई, बल्कि अपेक्स कमेटी में डिस्कस हुई। ठीक। और जो एक मजदूर है लाहौर से तल्लक हो या मैं समझता हूँ ननकाना या पंजाब के किसी भी जिले से हो, तो वो पंजाबी तो है लेकिन वो पाकिस्तानी है, और वहां पर उनको दहशतगर्द मार रहे हैं, और दहशतगर्दी जो है वो बिल्कुल सरफराज भुट्टी साहब कोशिशें कर रहे हैं, मजीद करनी चाहिए। ये पंजाब वाला हो या कोई भी हो, किसी का भी खून इतना सस्ता नहीं कि वो जो जुल्म हो रहा है वो डे बाई डे बढ़ता जाए, और 29 या 30 शहादतें जो हो गई हैं। मजदूर तो खून पसीने के साथ अपने बच्चों का रिज़्क पालते हैं, और अभी ये 7 लोग शहीद हुए हैं। मैं समझता हूँ कि लम्हा फिक्रिया है, तमाम अदारों को अपेक्स कमेटी हो या मैं समझता हूँ कि बाकी जो फोर्सेस हैं सबको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। और इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंशाल्लाह वो वापस आ रहे हैं, तो विद इन फ्यू डेज एक दोबारा अपेक्स कमेटी की मीटिंग होनी है जिसमें ये चीज एजेंडे पे है, और उन लोगों का सराग भी लगाया जा रहा है कि इनके ताने बाने हमारी सराउंडिंग में कहां से पाए जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि बहुत से लोग जो हैं वो जो हमारी वर्किंग थी उसमें लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, और गिरफ्तारी जो है वो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने की है, और मैं समझता हूं कि इसको मजीद हमें इस मैकेनिज्म को बेहतर करना है, ताकि मैं समझता हूँ एक मजदूर तो मजदूर है, जो हमारे अफवाज पाकिस्तान के बहादुर यंग बेटे शहीद हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो भी हम में से हैं, कोई बाहर से नहीं है। और वो शुमाली वजीरिस्तान हो या पन्नू हो या डीए खान हो या बलूचिस्तान हो, तो अगर आप देखेंगे तो कुछ 6 महीने में कोई सैकड़ों शहादतें हो चुकी हैं अफवाज पाकिस्तान के बेटों की, और आम जो सिविलियन है उनकी शहादतें हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जो गैर मुल्की एजेंसीज हैं, वो रा हो, वो इंडियन हो, या कुछ लोग जो हैं वो अफगानिस्तान में बैठकर टारगेट करते हैं, फिर वो जब टारगेट अचीव होता है तो वो आगे दोनों उस चीज का इजहार भी करते हैं। ये तमाम चीजें जो हैं ये फैक्ट्स एंड फिगर के साथ अब ये चीजें साबित भी हो चुकी हैं, और मैं समझता हूँ कि हमें इसको मजीद कंट्रोल करना है। फेडरल गवर्नमेंट को भी अपना रोल मजीद बेहतर करना है, वर्किंग रिलेशनशिप को सूबाई गवर्नमेंट के साथ, और जो सराउंडिंग है मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के साथ अगर सिंध है या मैं समझता हूँ बाकी सूबे हैं और जो हमारी बाउंड्रीज हैं, हमें उनको मजीद थोड़ा सा बरीक बीनी के साथ देखकर जो टेररिस्ट हैं उनका घेरा मजीद तंग करना है। उसके लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं, बेहतरी आएगी, कंट्रोल किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि हमें मजीद इसको कंट्रोल करना है, ताकि ये जो शहादतें मैं समझता हूँ 7 मजदूर हैं, और उनमें से 1-2 तो ऐसे भी थे कि जो इकलौते थे या उनकी फैमिली जो है
एक ही खानदान के लोग थे और एक तो बाप बेटा थे और वो 14 साल का बेचारा बच्चा था, वो गरीब आदमी थे, 5 बहनें उसकी, वो बाप उसको भी साथ ले गया था। अच्छा अमजद इकबाल साहब ये बताइएगा कि ये जो खास करके पंजाबियों को शिनाख्त करके मारा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, ये कहीं सूबों को आपस में लड़ाने की कोई साजिश तो नहीं है? देखिए मियां साहब, पहली बात तो ये कि जो शनाख्त करके मारा जाना होता है ना, ये हमेशा ये इसका खास मकसद ही ये होता है कि नफरत पैदा करना, कि जी के सूबों के दरमियान नफरत पैदा की जाए। लेकिन जो अभी राना अरशद साहब ने बात की, बंगश साहब भी बात कर रहे थे कि शायद उनका कोई ऐसे शवाहिद है या नहीं है वहां पे कि कौन उसको सपोर्ट कर रहा है। मैं कहता हूँ कि आप कल जब गुजरा, कल सुबह के टाइम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, लेकिन वहां पे अमरीकी लेट नाइट वहां पे 4 मुल्क की एक मीटिंग हुई है, जिसमें रूस, जिसमें चीन, जिसमें ईरान और पाकिस्तान के वजीर खारजा शामिल थे। उस मीटिंग में 4 मुल्क की वज़ीर खारजा की एक मीटिंग हुई। जी। उसके अलावा सऊदी अरब के वजीर खारजा ने वहां पे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब किया। वहां पे उन 5 लोगों के अगर आप देखिए, उन 4 लोगों का जो मीटिंग थी वो इत्तफाक़ राय जो था वो ये था कि अफगानिस्तान की सूरत हाल इस वक्त दहशत गर्दों के लिए इंतहाई साजगार है, और वहां पे तमाम इस तरह के ग्रुप, उन्होंने नाम लेके कहा वहां उस मीटिंग में, चाइना ने, रूस ने, ईरान ने, कि ईरान के अंदर BLA, TTP और इस तरह की दीगर जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनके लिए वहां पे महफूज ठिकाने मौजूद है और हुकूमत वहां पे कुछ नहीं कर रही। और दूसरी तरफ अगर अब सऊदी वज़ीर खारजा का वहाँ पे जो अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब है वो भी सेम इसी तरह का था। उन्होंने कहा कि वहाँ पे इंतहाई साजगार है वो माहौल जो है वो दहशत गर्दों के लिए, और उसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो इस सारी सूरत हाल को अगर आप पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इस वक्त वारदातें हो रही हैं, जो मामला जो जिनको आपको पंजाबी या पख्तून या बलोच के या सिंधी के हवाले से अगर हम जोड़ के ना देखें, इसको उसके साथ देखें। अमजद इकबाल साहब, मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ, हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। राना अरशद साहब, फ़ारूक बंगश साहब और अमजद इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, प्रोग्राम देखने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया।